12th NIOS इंग्लिश का लेसन नंबर 7 जो कि है रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। लेट्स स्टार्ट द लेसन। इस लेसन को पढ़ने के बाद आप शॉर्ट थीम बेस्ड पैसेजेस पढ़ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे और उनकी बेसिस पर उनके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। वेल, द मेन रीज़न वाई वी वांट टू डू दिस काइंड ऑफ लेसन्स इज़ आपके बहुत सारे अनसीन पैसेजेस आते हैं जो कि आपको आंसर करने होते हैं रीड करने के बाद। सो यू हैव टू रीड देम केयरफुली एंड फाइंड आउट द आंसर्स फॉर देम। ठीक है, तो एक तरीका है कि आप इनको स्किम रीड करेंगे। आप उनकी फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे बिफोर एग्जामिनेशन, तो कुछ ना कुछ एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स आर अंडर ट्रिमेंडस स्ट्रेस। अब कुछ लोग होते हैं जो मीनिंग समझ जाते हैं और उनको पैसेज पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होती, और कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत छोटे छोटे से वर्ड्स का मीनिंग समझने में डिफ़िकल्टी आती है। तो इस वीडियो की को बनाने का मोटिव ही मेरा यही था कि मैं आपको मीनिंग्स एक्सप्लेन करूं। लेकिन हाँ, जब आपके पास एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर आता है तो आप हर वर्ड का मीनिंग जो है अंडरस्टैंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज़ फाइंड आउट द आंसर्स टू द क्वेश्चंस गिवन टू यू। ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जिनमें वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं 3 या 4 नंबर के, तो वो आपके लूज हो सकते हैं, बट एटलीस्ट आंसर्स तो आप कर ही पाओगे, राइट? बट अदर देन दैट, उसकी प्रैक्टिस के लिए कि आपको मीनिंग्स भी समझ आ जाए, उसके लिए आपको वोकैबुलरी डेवलप करनी चाहिए और क्वेश्चंस को पैसेजेस को रीड करना चाहिए, उनके मीनिंग्स को समझना चाहिए और उनकी मीनिंग्स को डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज़ भी करना चाहिए। सो आज जो भी आप वर्ड्स न्यू पढ़ें, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ मेक अ नोटबुक जिसमें आप वर्ड्स के मीनिंग्स लिखें और कोशिश करें एटलीस्ट 2 सेंटेंसेस तो उसके बना ही लें अपने आप से। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द सेशन। सेक्शन 1 जो है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको पैसेज गिवन है और उसकी बेसिस पर आपने क्वेश्चन सॉल्व करके उनके आंसर्स लिखने। बिफोर एग्जामिनेशंस मेनी स्टूडेंट्स आर अंडर ट्रिमेंडस स्ट्रेस। एग्जाम से पहले, परीक्षा से पहले बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा तनाव में घिरे होते हैं। अति, बहुत, ट्रिमेंडस, एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा। But it is not just the students who are stressed, it is the teachers, parents to face the same situation. तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट्स ही स्ट्रेस होते हैं, उनके टीचर्स, उनके माता पिता, उनके अध्यापक, वो भी सेम सिचुएशन ही फेस करते हैं। अक्सर आपने भी देखा होगा कि लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, खासकर एग्जाम्स टाइम पर। तो लोग स्ट्रेस में आते ही क्यों हैं? वाई डू पीपल गेट स्ट्रेस? Adolescents are faced with the demands of their developmental tasks and that of a complex society. Adolescents यानी कि teenagers जो होते हैं, वो अपनी डेवलपमेंट हो रही है उससे रिलेटेड, और जो सोसाइटी से उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, सोसाइटी की उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में वो फंस जाते हैं और इसलिए वो स्ट्रेसफुल फील करते हैं। They need to acquire skills of adjustment to emerge into adulthood unaffected by these demands. और इन डिमांड से अप्रभावित होते हुए उनको कुछ ऐसे स्किल्स अपनाने चाहिए, अपने अंदर कुछ ऐसे चेंजेस लाने चाहिए जो उनको एडल्टहुड में, यानी कि जब वो बड़े हो जाएं, 20 साल के हो जाएं, उसमें आने में उनकी हेल्प करें। अगर उनमें ये स्किल्स नहीं होंगे और ये डिमांड ज़्यादा हो गई तो वो फेल हो जाएंगे। आपने देखा ही होगा बहुत सारे टीनेजर्स जो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील करते हैं कि क्या मैं करूं, एंड दे अल्टीमेटली टेक वेरी अनएक्सपेक्टेड एक्शंस जो उनको नहीं करना चाहिए। तो वो क्या होते हैं, या तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिमांड्स होती हैं, या फिर वो उनके अंदर वो स्किल्स नहीं आ पाते जो कि उन्हें डेवलप कर लेने चाहिए विद टाइम, राइट? सो इफ़ दे लैक मतलब अगर उनमें वो स्किल्स की कमी होती है और या फिर वो डिमांड ज़्यादा हैं, तो वो बेचारे फेल हो जाते हैं। स्टूडेंट्स आर एंक्शियस, स्टूडेंट्स चिंतित होते हैं एज दे आर वरीड अबाउट वेदर दे वुड बी एबल टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ देयर पीयर्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स। स्टूडेंट्स हमेशा चिंतित रहते हैं कि क्या मैं अपनी पेरेंट्स की, अपने मित्रों की, अपने टीचर्स की एक्सपेक्टेशन, उनकी उम्मीदों के ऊपर मैं खरा उतर पाऊंगा या नहीं। ऑप्टिमल एंग्जाइटी मोटिवेट्स एंड कीप्स देम अहेड वाइल ओवर एंग्जाइटी इज डिसेबलिंग। एक होती है इतनी एंग्जाइटी होना कि हम अपने काम को अच्छे से कर पाएँ, मतलब एक थोड़ी सी तो टेंशन होनी चाहिए कि हाँ, ये काम को कंप्लीट करना है। लेकिन अगर आप ओवर एंग्शियस होंगे, ओवर एंग्जाइटेड होंगे, ओवर एक्साइटेड होंगे चीज़ों को करने के लिए, तो ऑब्वियसली वो आपको सक्षम की बजाय अक्षम कर देगी, डिसेबल कर देगी। ठीक है, एंग्जाइटी इज कंटेजियस। एंग्जाइटी क्या है? कंटेजियस है, मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे पर
जाती है, इट पासिस ऑन अनदर अदर स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स। मतलब सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, टीचर्स और पेरेंट्स पर तक भी पहुंच जाती है एंग्जाइटी। Adolescents when stressed out tend to perceive everything as an emergency. Adolescents जो होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, जो किशोर लोग होते हैं, किशोर अवस्था में जो बच्चे होते हैं, वो बहुत स्ट्रेस होने के कारण वो हर चीज़ को एक आपातकाल, हर चीज़ को एक इमरजेंसी सिचुएशन की तरह लेने लगते हैं। हर काम उन्हें एक इमरजेंसी सिचुएशन लगता है। Some of the increase, some of the reasons for increase in stress levels are identity crisis, the need to make career oriented decisions, teachers and parents attitude and peer pressure। तो कुछ रीजंस हैं स्ट्रेस के इंक्रीज होने के, उन बच्चों में स्ट्रेस के लेवल्स इंक्रीज होने में, और वो रीजंस हैं उनके आइडेंटिटी क्राइसिस। मतलब जब टीनेजर्स होते हैं तो ना तो वो बच्चों में काउंट होते हैं, ना वो बड़ों में काउंट होते हैं, तो वो समझ नहीं पाते मैं हूँ क्या। तो आप में से बहुत सारे लोग इस आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार होते हैं। तो सिर्फ आप अपनी पहचान बनाइए, अपने अपनी अपनी जैसी उम्र के लोगों के साथ हैंग आउट करिए, उनसे मिलिए, बातचीत करिए। ऑफ कोर्स पेरेंट्स का काउंसिल, टीचर्स का काउंसिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। द नीड टू मेक करियर ओरिएंटेड डिसीजन, मतलब मेरा आगे क्या करियर होगा, मैं किस व्यवसाय में जाऊंगा या जाऊंगी, वो फैसले लेना। उनको एक टाइम आता है कि बस आप डिसाइड कर लो कि क्या करना है तुम्हें लाइफ में, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा मुश्किल डिसीजन होता है जो कि एडोलेसेंट एज में हमें फेस करना पड़ता है। और कभी कभी टीचर्स का, पेरेंट्स का जो एटीट्यूड होता है, जो उनका नज़रिया होता है, जो उनका आउटलुक होता है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो बहुत डिफरेंट होती हैं बच्चे से। तो उसमें भी बच्चा फंस जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है चीज़ें। पीयर प्रेशर, साथियों का दबाव, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है पीयर प्रेशर। अगर आपके साथी आपके ऊपर बहुत दबाव डाल रहे हैं किसी चीज़ को करने के लिए या ना करने के लिए, इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट यू अलॉट। द इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट विद पेरेंट्स ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल। मतलब प्रॉब्लम क्या है, हम अपनी बातचीत नहीं कर पाते पेरेंट्स से, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को पेरेंट्स के सामने नहीं रख पाते। तो इस वजह से भी एक बहुत बड़ी अड़चन आती है और इससे भी स्ट्रेस लेवल्स इंक्रीज होते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, बच्चे क्यों स्ट्रेस होते हैं, क्या रीजंस है अडोलेसेंट स्ट्रेस के, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। गुड मेमोरी डिपेंड्स अपॉन अ गुड ब्रेन। अगर हमारी मेमोरी अच्छी होगी, सॉरी, अगर हमारा ब्रेन अच्छा होगा तो हमारी याददाश्त भी अच्छी होगी। द ब्रेन नीड्स अ गुड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन। ब्रेन को एक अच्छी सप्लाई में ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए और ये सारे मिनरल्स चाहिए। सो मेक श्योर यू सिट इन अ वेल वेंटिलेटेड प्लेस एंड स्टडी। तो जब भी आप पढ़ने बैठें तो एक हवादार कमरे में बैठिए ताकि आपको ऑक्सीजन की पूरी मात्रा अच्छे से मिलती रहे। आपकी डाइट में ये सारे मिनरल्स होने चाहिए, थोड़ा सा ये स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, दूध होना चाहिए, चीज़, वॉलनट्स यानी कि अखरोट, वीट जम यानी कि गेहूं के बीज, ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियां, रागी और खजूर यानी कि डेट्स होनी चाहिए। डू नॉट फॉरगेट दैट ब्रेकफास्ट इज़ द ब्रेन फूड। बहुत से लोग आप में से नाश्ता नहीं करते हैं, तो आप अगर अपने दिमाग को तेज़ करना चाहते हैं तो नाश्ता ना स्किप करें प्लीज़। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। हैव अ हार्टी मील इन योर ब्रेकफास्ट। अच्छी से खाइए ब्रेकफास्ट। बेशक आप डिनर थोड़ा लाइट ले सकते हैं। फैटी मील्स, शुगर एंड एसिड्स टेक अवे कैल्शियम फ्रॉम द सिस्टम। अगर आप बहुत मोटापा करने वाली चीज़ें खाते हैं, चीनी का ज़्यादा सेवन करते हैं या फिर कुछ ऐसी एसिडिक चीज़ें खाते हैं जैसे फ्राइड फूड्स हो गए, जैसे कोलाज हो गए, उससे आपकी बॉडी का कैल्शियम चला जाता है। जबकि डाइट्स रिच इन फाइबर लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हेल्प टू रिड्यूस स्ट्रेस। अगर फाइबर जैसी चीज़ें खाएं, जैसे फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, उससे आपको फाइबर मिलेगा और उससे आपका स्ट्रेस भी कम होगा। गुड कंसंट्रेशन, एक फोकस होना बहुत इंपॉर्टेंट है मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए। मतलब एकाग्रता होना कितना ज़रूरी है। लर्निंग एंड मेमोराइजिंग बाय अंडरस्टैंडिंग एंड रिकॉलिंग व्हाट वन हैज़ लर्नड इज़ हेल्पफुल। याद करने का तरीका क्या होना चाहिए, पहले याद करिए, उसको समझिए, मेमोराइज कीजिए यानी कि लर्न करिए समझते हुए, ये नहीं कि रट्टाफिकेशन कर दिया। याद करिए लेकिन उसको समझ कर याद करिए, तभी आपको लर्निंग हेल्प रहेगी। अगर आप चाहें तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं लिखने याद करने के बाद। इट इज़ गोइंग टू लास्ट फॉर एवर। ऑर्गेनाइजिंग एंड फ्रेमिंग अ लॉजिकल रिलेशनशिप इज़ इम्पॉर्टेंट। अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करना, उनका एक ढांचा तैयार कर लेना, एक रिलेशनशिप
में, लॉजिकल रिलेशनशिप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट, हेल्पफुल सिद्ध होता है. Remember, mastery not just of the content of the subject but also the process of answering is equally important. बेशक आप कंटेंट के गुरु होंगे, लेकिन अगर आपको आंसर नहीं करना आता तो आपकी मास्टरी बेकार है. ठीक है, तो आंसर करना भी सीखना पड़ेगा. अगर आपको किसी टॉपिक में चाहिए कि बुलेट पॉइंट्स में लिखना है, जैसे पॉइंट्स में लिखना है, तो आप पॉइंट्स बनाइए. 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट्स लर्न करिए, उनको इलेबोरेट करिए. तो सिर्फ कंटेंट याद रखना ज़रूरी नहीं है. कंटेंट के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन और अपने आंसर को कैसे फ्रेम करोगे, कैसे प्रेजेंट करोगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक. एंग्जाइटी एंड फियर हैम्पर रिकॉल एंड रिजल्ट इन अ मेंटल ब्लॉक ड्यूरिंग एग्जामिनेशन. इन्होंने गुड कंसंट्रेशन को एंग्जाइटी से इसीलिए लिंक किया कि अगर आप एंग्शियस रहेंगे, अगर आप डरपोक रहेंगे, तो आपकी रिकॉल में हेल्प नहीं होगी, आप चीज़ें भूल जाएंगे. अगर आप हमेशा डरते रहेंगे, हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे, और एक मेंटल ब्लॉक होगा, एक ऐसा लगेगा कि आप सब कुछ भूल रहे हैं, कुछ कुछ ना कुछ, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद योर माइंड, और आप एग्ज़ाम में अच्छे से नहीं कर पाएंगे. कोशिश कीजिए कि टेलीविज़न को कम देखें. वॉचिंग टेलीविज़न फॉर अ लॉन्ग टाइम कुड लोअर एकेडमिक परफॉर्मेंस. आपकी शैक्षिक जो परफॉर्मेंस है, आपकी जो करने की क्षमता है, आप अच्छा कर सकते हैं. वॉचिंग टेलीविजन, टीवी देखने से वो क्षमता कम हो जाती है. इट स्टील्स अवे रीडिंग टाइम, क्योंकि आपका टाइम बर्बाद हो रहा है. जो आपका रीडिंग का टाइम था वो स्टील हो रहा है. स्टील मतलब वो चुरा के ले जा रहा है टीवी. टाइम मैनेजमेंट, रिमेंबर, इज अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन. अगर आप में आत्म अनुशासन नहीं होगा, अगर आप खुद से अनुशासित नहीं होंगे, टाइम मैनेजमेंट खुद से प्लान नहीं करेंगे, तो आपको थोड़ा मुश्किल आ सकती है. आप कोशिश करेंगे कि फिल्ड टाइम और अनफिल्ड टाइम, यानी कि फिल टाइम मतलब जिसमें आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं, अनफिल टाइम जिसमें आप फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं. फिल टाइम क्या है? टाइम स्पेंड स्लीपिंग, बेदिंग, ईटिंग, ड्रेसिंग एंड अटेंडिंग स्कूल. मतलब जिसमें आप कुछ चीज़ कर रहे हैं, सो रहे हैं, नहा रहे हैं, खा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, या स्कूल जा रहे हैं, तो 10 आवर्स ऑफ अनफिल टाइम बचता है बच्चे के पास. अब वो कैसे उस अनफिल टाइम को यूज़ करे? आप सिर्फ 10 घंटे का टाइम टेबल बनाइए. ये नहीं कि आप बिल्कुल टाइम बाय टाइम का, मैं 10 मिनट ये करूँगा, 15 मिनट वो करूँगा, 30 मिनट वो करूँगा. नो, डू नॉट मेक अ वेरी हार्श टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ. मेक समथिंग दैट इज अचीवेबल. 7 to 8 hours of sleep is necessary for optimal physical rest and brain functioning. कम से कम 7 से 8 घंटे आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, ताकि आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन को अच्छे से रेस्ट मिल सके. अ पॉजिटिव थॉट इज़ द सीड ऑफ अ पॉजिटिव रिजल्ट. अगर पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हैं तो एक पॉजिटिव सोच रखना बहुत ज़रूरी है. ऑलवेज फील पॉजिटिव. अपने बारे में अच्छा फील करिए कि हाँ, अच्छा हो जाएगा. इससे खुद ही स्ट्रेस कम होने लगेगा. हाँ, अगर आपके अंदर कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, कुछ ऐसे लक्षण हैं कि आप एंग्जाइटी शो कर रहे हैं, या फिर आप डिप्रेशन में हैं, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए. मेडिकल हेल्प इमीडिएटली कंसल्ट करनी चाहिए. सीक मेडिकल हेल्प इमीडिएटली. राइट. लेट्स कम टू द क्वेश्चंस. आई थिंक दीज ऑल थिंग्स आर सो रिलेटेबल. आप सब इस बात से रिलेट कर सकते हैं. तो प्लीज़, अगर अपने अच्छे एग्ज़ाम में मार्क्स चाहते हैं तो ये सिर्फ पढ़ने के बजाय अपने ऊपर अप्लाई भी ज़रूर कीजिए. आई होप यू विल डू दैट. लेट्स कम टू द क्वेश्चंस. कुछ स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, कुछ फॉल्स हैं. जो फॉल्स लगें उनको आप ट्रू कर देंगे, उनको आप करेक्ट कर देंगे. क्या सिर्फ स्टूडेंट स्ट्रेस होते हैं एग्जाम से? नो, इट इज स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स हु गेट स्ट्रेस बिफोर एग्जाम्स. फेलियर टू कोप विद डेवलपमेंटल टास्क इज वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस. यस, डेवलपमेंटल टास्क मतलब जो बढ़ते हुए टास्क हैं, जो हमारे उम्र के साथ बढ़ रहे हैं, उनके साथ कोप करना एक स्ट्रेस का कारण है. बिल्कुल सही. अ पर्सन शुड लीड अ टोटली स्ट्रेस फ्री लाइफ. क्या एक पर्सन स्ट्रेस फ्री लाइफ पूरी तरह से जी सकता है? बिल्कुल नहीं, ये कभी नहीं हो सकता. लाइफ कैन नेवर बी टोटली स्ट्रेस फ्री, कभी भी टोटली स्ट्रेस फ्री, बट हाँ, स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए. You can reduce stress by sharing your feelings with parents and friends. Absolutely, yes, you can. Adopting good study habits can help reduce examination fever. Absolutely. Again, good study habits अपनाएंगे तो एग्जाम फीवर कम हो जाएगा. ठीक है, क्वेश्चंस हैं, इनको आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, तो ये मैंने कर दिए हैं. आप चाहें तो अपने बुक के एंड में भी
सॉरी लेसन के एंड में भी ये आंसर्स गिवन है, आप चाहें तो वहाँ से भी कर सकते हैं, और इफ़ यू वांट यू कैन डू इट फ्रॉम हियर एज वेल, राइट. सो दीज आर द क्वेश्चंस. मूविंग ऑन, इस पैसेज का सूटेबल टाइटल एग्जामिनेशन फीवर. ये सिर्फ मॉडर्न लाइफ की स्ट्रेस के बारे में और आज के यूथ के बारे में नहीं है. एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या फीवर है, क्योंकि एग्ज़ाम में स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस को मैनेज करना है, और अगर कैसे हम उसको अपने ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. ठीक है, अब सेक्शन 2 पर आ जाते हैं क्विकली. बहुत छोटा सा है, लेट्स कंप्लीट इट हियर इटसेल्फ. You've just read about stress. अब स्ट्रेस के प्रिवेंटिव मेजर्स यानी कि निवारक उपाय क्या हैं स्ट्रेस के. टू अवॉइड स्ट्रेस, अवॉइड और रिड्यूस स्ट्रेस, यू मस्ट मैनेज योर टाइम प्रॉपरली. अगर आप स्ट्रेस को टालना चाहते हैं, अपने टाइम को ठीक से चलाइए, ठीक से मैनेज कीजिए. आप एक टू डू लिस्ट, मतलब मुझे क्या काम करना है, वो एक लिस्ट तैयार कीजिए. इनमें से सारे टास्क ज़रूरी नहीं हैं और वो चलते रहते हैं. मतलब हर कोई काम ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा. कुछ काम चलते हैं, कुछ काम चेंज हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो दे अंडरगो अ चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इन सारे कामों को 3 इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज में, श्रेणियों में डिवाइड कर दें. पहला इम्पॉर्टेंट, दूसरा लेस इम्पॉर्टेंट, कम इम्पॉर्टेंट, और तीसरा रूटीन. मतलब एक तो मुझे बिल्कुल प्रायोरिटी पे रखना है, करना ही करना है. बी थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है, मैं थोड़ी देर बाद भी कर सकता हूँ. और कुछ ऐसे काम है रूटीन के, मतलब जो तो हम छुटा ही नहीं सकते, दिनचर्या है, राइट. अब इन कामों को आप अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दीजिए. जैसे आप क्या करेंगे, जैसे आपको कपड़े इस्त्री करना है, आपके लिए वो क्या है, रूटीन है. रीडिंग न्यूज़पेपर है, रूटीन है, या इम्पॉर्टेंट है, या लेस इम्पॉर्टेंट है. ये आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से काम को किस कैटेगरी में डालेंगे. दिस वुड प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ इम्पॉर्टेंट टास्क. मतलब इम्पॉर्टेंट टास्क, मतलब ये काम तो हुआ ही नहीं, मैंने सारा टाइम इसी में लगा दिया, राइट. तो इससे आपको एक रिलीफ मिल जाएगा. इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू एलोकेट अ रियलिस्टिक अमाउंट ऑफ टाइम. लाइक आई सेड प्रीवियसली, आपको हर काम के लिए एक रियलिस्टिक, एक वास्तविक अमाउंट ऑफ टाइम रखना है. ये नहीं कि मैं 5 मिनट में ये कर लूँगा और उसका तो स्कोप रखा ही नहीं. तो इसलिए इतना ज़्यादा भी अपने ऊपर हार्ड एंड फास्ट मत होइए. एक थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखिए. यू मे मेंटेन अ डायरी टू मॉनिटर टास्क डन और स्टिल टू बी डन. मतलब एक डायरी बना लीजिए कि मुझे ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, और ये काम अभी भी रह गया है, राइट. एक डायरी बनाना बहुत हेल्पफुल होगा कि अपने कामों को आप ध्यान रखें कि ये काम रह गया, ये काम होना है, राइट. नेक्स्ट, एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए और नींद को इम्प्रूव करने के लिए. सो यू मस्ट बिल्ड अ हैबिट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए. जैसे वॉकिंग हो गई, ब्रिस्क वॉकिंग, मतलब थोड़ा तेज़ चलना, जॉगिंग वाला हो गया, स्विमिंग, जॉगिंग, एरोबिक्स. इफ़ेक्टिव करता है, इफ़ेक्टिव होता है अपने हार्ट को हेल्दी रखने में. Whenever possible, you should walk or cycle to cover short distances. जितना पॉसिबल हो आप साइकिलिंग कीजिए, शॉर्ट डिस्टेंसेस होंगे, और या फिर वॉक कीजिए. हर चीज़ में कोई कन्वेंस मत लीजिए. ट्रैवलिंग वेरी स्ट्रेसफुल. देयर आर फ्यू सिंपल एक्सरसाइजेज दैट यू कैन डू while ट्रैवलिंग इन अ बस. अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो काफ़ी स्ट्रेसफुल हो सकता है, तो उसमें भी आप कुछ एक्सरसाइजेज कर सकते हैं. जैसे अपने रिस्ट को, अपनी कलाई को मजबूत बनाने के लिए आप अपने हाथ को बैकवर्ड और फॉरवर्ड रोल कर सकते हैं, घुमा सकते हैं. जैसे आप किसी जब आप किसी रॉड को, अपने सर के ऊपर रॉड को पकड़कर खड़े होते हैं, जो आपकी जो बस में होती है ना रॉड या फिर कोई हैंडल, उसमें आप अपने हैंड्स को अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए. अपनी फिंगर टिप्स को बार के ऊपर रख कर थोड़ा हार्ड पुश करिए, फिर पीछे लाइए, और इसे कम से कम आप 10 बार कीजिए, ताकि आपकी उन उंगलियों की फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन इम्प्रूव हो सके. हॉबीज़, डेफिनेटली हॉबीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं स्ट्रेस रिडक्शन के लिए. आपकी नींद को इम्प्रूव करेंगी, आपकी जो छवि है, आपकी जो सेल्फ इमेज है, अपने बारे में जो इमेज है, वो बढ़ जाएगी. आपकी टेंशन्स ख़त्म हो जाएंगी, आपके फेलियर्स जो आपके हैं वो आप भूल जाएंगे. और वेरी ऑफन द वर्क वन डज मे नॉट गिव द पर्सन एनी प्लेजर. मतलब हमें काम करके इतना प्लेजर नहीं मिलता, लेकिन अगर हम अपनी हॉबीज़ को अपना काम बना लेंगे तो वो हमें बहुत मज़ा देता है, हमारे चेंज लाता है बिहेवियर में, हमारे स्किल्स को डेवलप करता है, और हमारा मूड भी डेवलप होता है.
In order to remain calm and at peace, you need to train yourself to think positively. और obviously अब अगर आप लोग खुद नहीं सोच पाते कि मुझे पॉजिटिव रहना है, अपने माइंड को सिखाइए कि पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है. हर साल जो स्टूडेंट्स इस प्रेशर को झेल नहीं पाते, वो एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं सुसाइड करने का. तो ये स्टेप बिल्कुल ही गलत, बिल्कुल ही नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव स्टेप है. और इससे लगता है कि बच्चे में पॉजिटिव थिंकिंग की कितनी कमी है. फेलिंग एग्जामिनेशन कोई दुनिया का ख़त्म नहीं है, आपकी ज़िंदगी कोई ख़त्म नहीं हो रही है. बहुत सारे जीनियसेस जैसे कि रामानुजन थे, आइंस्टाइन थे, उन्होंने भी बहुत बार एग्ज़ाम फेल किए. और फेलियर कभी फाइनल नहीं है और सक्सेस कभी एंड नहीं है. अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करिए, अपनी प्रॉब्लम्स की बातचीत करिए, ताकि आप कोई ना कोई सोल्यूशन तक ज़रूर रीच कर सकें. ठीक है. So again, this is my request to all of you to please consider this seriously and apply it in your life also. Moving on to the questions. ये हैं headings, आप पैरा पढ़िए दोबारा से. फर्स्ट पैरा का हेडिंग है मैनेजिंग टाइम, सेकंड का है टेकिंग एक्सरसाइज, थर्ड का है डेवलपिंग हॉबीज एंड लास्ट का है थिंकिंग पॉजिटिवली. एक बार पढ़िए और कोशिश कीजिए कि आप इन हेडिंग्स को पढ़कर समझकर मार्क कर पाएँ. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन, इट इज़ फ्रॉम योर बुक ओनली. हेमा एक लड़की है जो कि दिल्ली में रहती है, इंदौर में उसका घर है, 10 घंटे काम करती है. वो डिप्रेस्ड और सैड है. उसे क्या करना चाहिए? हॉबीज़, डेफिनेटली हॉबीज़ डेवलप करनी चाहिए जिससे उसे मज़ा आए, सुकून मिले, खुशी मिले. रोहन 3 घंटे ट्रैवल करता है, कंप्यूटर पर काम करता है और बहुत मोटा होता जा रहा है. उसको डेफिनेटली एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, स्पॉट वॉकिंग या फिर बेंडिंग एक्सरसाइजेस. चाहे तो वो साइकिलिंग भी कर सकता है. रीटा जो है पूरा दिन बिजी रहती है, उसका काम कभी ख़त्म ही नहीं होता, स्ट्रेस लगती है और ओवरवर्क लगती है. रीटा को अपना टाइम मैनेज करना चाहिए, अपने काम को ABC टाइप टास्क में डिवाइड करना चाहिए, यानी कि इम्पॉर्टेंट, लेस इम्पॉर्टेंट एंड रूटीन. रीमा 2 बार फेल हो चुकी है, उसे लगता है कि मैं इस बार भी फेल हो जाऊंगी. और उसे अपने एग्ज़ाम्स के लिए तो परेशानी हो ही रही है, बिकॉज अब वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही. उसको पॉजिटिवली सोचना चाहिए, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना चाहिए, टीचर से भी डिस्कस करना चाहिए जिससे उसको हेल्प मिले. So that's it for today. Please apply these in your own life. I'm saying this again and again because I do not want any student to be taking any extreme step. So take care. God bless. Keep studying. Keep learning. I will see you in the next lesson very soon. Till then, take care. Bye bye.